नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल और सेवाओं पर लगने वाला भारत का कर आने वाले समय में है। आपको जीएसटी का हो सकता है कि कोई एक ऐसा स्वरूप देखने को मिले जिसकी कल्पना अभी आपके दिमाग में नहीं होगी। हो सकता है कि जीएसटी एक राज्य में कुछ और लगे और दूसरे राज्य में कुछ और। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि शराब पर वैट अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगता है, जैसे कि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल पर वैट की दरें अलग अलग हैं। ऐसे हो सकता है आने वाले समय में और भी कई चीज़ों पर जो जीएसटी की दरें हैं, वैट की नहीं जीएसटी की, वो भी अलग अलग लगे। और ये भी मुमकिन है कि कुछ चीज़ों को जीएसटी के दायरे से और बाहर कर दिया जाए। आप पेट्रोल को अंदर लेने की बात कर रहे हैं और ये कहा जाए कि भैया आप अपने हिसाब से लगा लो। ऐसा क्यों होने वाला है, कब से होने वाला है और वो कौन से हालात, कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसके बाद ये विचार उठ के खड़ा हो गया है। जो एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम था, केंद्रीकृत टैक्स व्यवस्था, वो कहाँ फेल हो रही है या कहाँ फेल हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ धन देकर इस चैनल को मजबूत करें, तो उसके लिए हमारा यूपीआई आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़कर भी इस चैनल की मदद कर सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड करके भी मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप धन ही दें। तो जीएसटी की बात हो रही थी, जीएसटी क्यों बढ़ सकता है और बढ़ने के साथ साथ जीएसटी क्यों अलग अलग राज्यों में अलग अलग लग सकता है, इसको लेके मैं एक विश्लेषण करने वाला हूं। और जो विश्लेषण है वो शुरू होता है 1 जुलाई की तारीख से। 1 जुलाई, आने वाली 1 जुलाई, और इस 1 जुलाई से एक नया परिवर्तन होने जा रहा है। और वो परिवर्तन ये होने वाला है कि अभी तक जीएसटी कंपनसेशन जो है उसकी एक व्यवस्था थी। दरअसल हुआ क्या कि जीएसटी का जब कानून बना तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग वैट थे और भारत के संविधान में राज्यों को कर वसूली का अधिकार है, केंद्र को भी कर वसूली का अधिकार है, और दोनों ही कर वसूली के मामले में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। दोनों एक दूसरे की बात माने, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे की बात ना माने। ये मामला थोड़ा सा 246A के मुताबिक संसद के और राज्य विधायिका के पास कराधान के मामलों पर कानून बनाने की समान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246A के तहत केंद्र और राज्य के पास एक समान अधिकार हैं, उनके साथ संविधान एक तरह का व्यवहार करता है। और अनुच्छेद 279 कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए काम नहीं कर सकते, यानी आप अलग अलग भी हैं और साथ साथ भी हैं। तो अब इस पूरी परिस्थिति के बीच में 1 जुलाई जो तारीख आ रही है उसका क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। और ये मामला सिर्फ 1 जुलाई का नहीं है, 1 जुलाई से तो बात शुरू हो रही है। आप ये मत समझिएगा कि जीएसटी कंपनसेशन पे पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। बात उससे बात की है, उसके आगे की है। 1 जुलाई को भारत में जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म हो जाएगा। जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो एक प्रावधान रखा गया था 5 साल के लिए कि भाई राज्यों को पैसा तो चाहिए टैक्स के लिए। अब आपने जीएसटी बना दिया और कहा कि भाई राज्यों का कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा, एक बार एक जगह टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, वो राज्यों को भी पहुंचा दिया जाएगा, जीएसटी काउंसिल इकट्ठा करेगी और वो केंद्र को भी पहुंचा दिया जाएगा, वहाँ से सीधा पैसा आ जाएगा, टेंशन ख़त्म। इसके अलावा केंद्र ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों मांग उठ रही थी कोरोना के टाइम पे कि केंद्र हमारे हिस्से का जीएसटी का पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे हिस्से का जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है। उसकी वजह थी एक ख़ास तरह का पैसा जीएसटी का, और वो पैसा होता था एक सेस के तौर पे पैसा लिया जाता था, उपकर। और वो उपकर लिया जाता था, इस हिसाब से लिया जाता था कि जो राज्य जीएसटी का कोटा नहीं, अगर जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है वो हर साल 14% की रेट से राज्यों का बढ़ेगा। ये कमिटमेंट था जीएसटी के कानून बनाते समय केंद्र सरकार का, या जो तय किया गया था। और जिसको उससे घटेगा, जिसकी 14% ग्रोथ नहीं हुई जीएसटी से, उस राज्य को केंद्र की तरफ से एक कंपनसेशन दिया जाएगा और उसको 14% कर दिया जाएगा।
मसलन कि पिछले साल से 14% ज़्यादा टैक्स इस साल मिलना चाहिए। अब कोई राज्य है उसकी कमाई जीएसटी से उतनी नहीं हो पा रही है तो केंद्र सरकार उसको अलग से पैसा देगी। ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए उपकर लगा दिया गया था, एक सेस लगा दी गई थी, उस सेस से पैसा आएगा और इनको दिया जाएगा। 1 जुलाई को ये व्यवस्था ख़त्म हो रही है क्योंकि ये व्यवस्था 5 साल के लिए ही की गई थी। अब इस व्यवस्था को करने के बाद में अलग अलग राज्य, देखिए इसमें राज्यों का भी बंटवारा है। केंद्र बड़े बड़े ऐसे राज्यों का उदाहरण देता है जिन राज्यों के पास में खूब सारा जीएसटी का कलेक्शन है, यानी जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक आने वाली है उसमें ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया जाए कि भैया हमको तो 14% की गारंटी चाहिए, वरना हम राज्य कैसे चलाएंगे। अब जब आप राज्य, तेलंगाना भी उसमें शामिल है, तो राज्य कैसे चलाओगे, ये तो समस्या हो गई क्योंकि आपने ही कमिट किया था, लेकिन आपने 5 साल के लिए कमिट किया था। अब 5 साल ख़त्म हो गए तो क्या वो राज्य अपना खर्चा चलाना बंद कर दें? तो राज्य कह रहे भाई इसको बढ़ाओ आप 5 साल से। केंद्र सरकार कह रहे नहीं 5 साल से अब नहीं बढ़ा सकते, ये 5 साल हो गया। क्योंकि अभी बीच में कुछ मौके ऐसे आए कि जो उपकर आप ले रहे थे, सेस ले रहे थे, उससे उतना पैसा नहीं आ रहा था जितना कि पैसा 14% का जो कोटा है उसको पूरा करने के लिए चाहिए था। तो कोरोना काल में केंद्र सरकार राज्यों को पैसे नहीं दे पा रही थी और कई 1-2 दफ़ा तो ऐसा भी मौका आया कि केंद्र सरकार ने लोन लेके राज्यों को पैसे दिए। तो क्या हो गया कि अब एक टकराव की स्थिति आ गई है कि 1 जुलाई से क्या व्यवस्था हो। 1 जुलाई से 2 व्यवस्था हो सकती हैं। एक तो ये व्यवस्था हो सकती है कि इसी को लागू रखा जाए, लेकिन इसके पक्ष में बहुत सारे राज्य नहीं हैं और केंद्र सरकार तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक व्यवस्था ये बनाई जाए कि थोड़े टैक्स बढ़ा दिए जाएं और जो पैसा आए वो पैसा उनको दे दिया जाए। तो टैक्स कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे जीएसटी तो बढ़ा नहीं देंगे कि सीधे 28 से 32% कर देंगे, क्योंकि फिर वो उसका तो नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा, उन राज्यों को भी जिन राज्यों के ऊपर पहले से ही ज़्यादा जीएसटी जहाँ से कलेक्ट हो रहा है, जिनकी पहले से ही कमाई हो रही है। तो अब आपके सामने जो सिचुएशन आई वो ये आई, मुझे लगता है कि मैं अगर सरल नहीं हूँ तो और सरल करने की कोशिश करता हूँ। तो सिचुएशन ये आई कि अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको ज़्यादा टैक्स और वसूलना है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका काम चल जा रहा है। अब इस कंडीशन में सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि जो लॉटरी है और दूसरी गैम्बलिंग है या जो घुड़दौड़ के ऊपर पैसा खर्च हुआ जाता है उसके ऊपर एक अलग से जीएसटी महंगा वाला इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और उसके पैसे से कंपनसेट किया जाए। लेकिन ये उधेड़-बुन और खींचतान चल रही थी अभी तक। अब इसमें एक टर्न आता है, टर्न ये आता है, मोड़ ये आता है, हालात ये बदलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये कहता है कि जीएसटी के मामले में किसी एक की नहीं चलेगी और जीएसटी काउंसिल सबका बाप नहीं है, वो एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है। ये नहीं है कि जीएसटी काउंसिल ने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा। तो गुजरात राज्य के बंदरगाहों का एक मामला था। गुजरात राज्य के हाई कोर्ट ने उस मामले पर एक फ़ैसला दिया था जिसमें जीएसटी काउंसिल बंदरगाहों से जो सामान इधर उधर जा रहा है उसके टैक्स इनपुट को एडजस्ट करने से मना कर रही थी। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर मुहर लगा दी और ऊपर से ये भी कह दिया कि भैया केंद्र और राज्य दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पे आके आप एक बात सोचिए कि 1 जुलाई से अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, या तो और टैक्स बढ़ा देंगे, हमारे आपकी खोपड़ी पे डाल देंगे, तो वो भी आपको देख के बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो है सभी को आप हाँक दोगे। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में जीएसटी काउंसिल के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर एक रास्ता निकालने का प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर इसलिए बढ़ गया क्योंकि राज्यों को अब अपनी बात रखने का हक मिल गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं 246A के तहत हमको अधिकार है कि हम अपना टैक्स तय कर सकें। तो ऐसी हालत में मुमकिन है कि जो छत्तीसगढ़ सबको चिट्ठी लिख रहा है या ऐसे बहुत सारे जो दूसरे राज्य हैं, राजस्थान ही मान लीजिए, महाराष्ट्र मान लीजिए जहाँ पे विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, तेलंगाना मान लीजिए या आपका तमिलनाडु मान लीजिए, वो ये कहेगा कि ठीक है जी आप तो ये नहीं बढ़ाने को तैयार हो, हम अपने लोगों को भूखा थोड़ी मारेंगे, तो इसलिए अब आप जो है वो हमको
जीएसटी आपकी चलती रहने दो, हमारे यहाँ पे रेट अलग होगा। तो अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति बनती है, अगर वाली सिचुएशन है, ये आप असेसमेंट करें एक सिचुएशन का जिसमें क्या विकल्प हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा होने ही वाला है। तो ऐसे में अगर ये राज्य अपना अलग टैक्सेशन सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो जीएसटी सालों के प्रयास, अटल जी के टाइम पे जीएसटी शुरू हुआ, डंप हो गया, फिर कांग्रेस पार्टी ने बहुत जान लगाई जीएसटी को लाने के लिए, विपक्ष से सहयोग नहीं मिला, फिर विपक्ष सत्ता में आ गया, उसने जीएसटी लागू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने भी उनको टें टें में करके ड्रामा करके जनता के सामने और सपोर्ट कर दिया। अब स्थिति ये है कि वो जीएसटी 5 साल बाद ही लड़खड़ाना दिख रहा है। जीएसटी का सिस्टम 5 साल बाद जीएसटी की रेलगाड़ी अपने पहिए से उतरती हुई दिख रही है। और अब ऐसी स्थिति में ज़्यादा स्थितियां नहीं बन रही हैं, कुछ ही विकल्प रह गए हैं, कुछ ही ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन ये बचा है कि हर राज्य जो ज़रूरी समझे वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों पे टैक्स अलग कर दे जीएसटी का। और अगर एक भी राज्य ऐसा करता है तो बहुत सारे दूसरे राज्य भी शुरू हो जाएंगे। तो इसको आधार बना के ये छोटे राज्य प्रेशर बना सकते हैं, किसके ऊपर? केंद्र के ऊपर, जीएसटी काउंसिल के ऊपर। अभी तक का परसेप्शन ये था कि जीएसटी काउंसिल सुप्रीम है, उसके आगे राज्यों की चलेगी नहीं, तो भाई आप उसी से भिड़ते रहो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, संविधान के हिसाब से तो राज्यों को भी हक है, केंद्र अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो जीएसटी काउंसिल एक फेडरल संस्था हो गई, एक डेमोक्रेटिक संस्था हो गई, जिसमें अलग अलग राज्यों की बातों का वजन है और वो खुल के बोल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। रोमांसिंग द बैलेंस शीट सुनने में ही कितना मज़ेदार लगता है। आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके साथ कैसे आप मोहब्बत बढ़ाएं, जुड़ाव बढ़ाएं। ये एक किताब है और इसकी बुक समरी कुक्कू एफएम पर उपलब्ध है। टैक्सेशन के खेल, खातों को मैनेज करने की विद्या आप इससे आसानी से सीख सकते हैं। कुक्कू एफएम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑडियो बुक्स के लिए। सरकार की विदेश नीति हो, टैक्स नीति हो, अर्थनीति हो, कूटनीति हो, कोई भी नीति हो, या सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांत हों, सरकार से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, पॉलिटिकल चीज़ हो, नॉन पॉलिटिकल चीज़ हो, आजकल सब कुछ आसानी से सुना जा सकता है और समझा जा सकता है। सुनकर समझना आसान होता है लिखकर पढ़कर समझने के मुकाबले। और इस काम को आसान करने में बहुत बड़ा रोल, जो भूमिका है, वो ऑडियो बुक्स की है। कुक्कू एफएम के पास अब 1000 नहीं 4000 ऑडियो बुक्स हैं उसके खजाने में। उसमें बहुत सारी बुक समरीज़ हैं, यानी बहुत बड़ा ख़जाना। 4000 ऑडियो बुक्स, बुक समरीज़। और इन बुक समरीज़ को आप चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते सुन सकते हैं। रहा सवाल इसके दाम क्या हैं? इसके दाम हैं 399 रुपये साल भर के लिए, एक किताब की कीमत से भी कम। लेकिन अभी चल रहा है एक ऑफ़र, और ऑफ़र का नाम है सुनो अनलिमिटेड सेल। और इस सेल में आपको आधे दाम पर 50% दामों पर ये सुविधा मिलेगी। और ये सेल चल रही है 23 मई से 31 मई के बीच में। यानी इस अवधि के बीच में आप एक कोड डालेंगे और उसका नाम है SUNO सुनो 50, तो आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। दरअसल कुक्कू एफएम का 399 का पैकेज है और आपको 199 में मिल जाएगा। 50% होता है 199 रुपये 50 पैसे। इस सुविधा का आप उठा सकते हैं लाभ। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कुक्कू एफएम ही हैं। तो अब 3-4 चीज़ें इसमें जो सीन निकल के आए, एक सीन ये निकल के आया कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। सरकार कहे भला टालो, अभी 14% वाला जो सिस्टम है कंपनसेशन का 5 साल के लिए था, इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दो ताकि जान छूटे, तब देखा जाएगा, सरकार रहेगी तो संभाला जाएगा, झंझट नहीं लेने का। दूसरा ये है कि राज्य अपनी घोषणा करते हैं हम तो अलग टैक्स लेंगे, ये टैक्स लेंगे, वो टैक्स लेंगे। तीसरा ये है कि कुछ नए टैक्स लगा दिए जाएँ और वो टैक्स जनता की खोपड़ी पर लगा के उसके ज़रिए कंपनसेशन की कोशिश की जाए। लेकिन
इसमें एक चौथी चीज़ और निकल के आ रही है, वो ज़्यादा शर्मनाक है। वो शर्मनाक ये है कि अब जो हक है राज्यों का, उसकी बात को इसमें बदला जा रहा है कि वो खर्चा कितना कर रहे हैं। कुछ लोग एक तर्क दे रहे हैं कि वो तेलंगाना तो बहुत सारे वेलफेयर के काम चला रहा है, इतनी मुफ्त की स्कीमें दे रहा है, फलां दे रहा है, ढिमका दे रहा है, तो इसलिए उसको घाटा हो रहा है। किसी के घाटे और मुनाफे का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपको 14% हर साल उनका टैक्स बढ़ाना था। पहले तो अच्छा एक बात सोचिए कि 14% आदमी का इंक्रीमेंट नहीं लगता, 14% कुछ नहीं लगता है, 14% किसी की ग्रोथ नहीं होती है, 14% लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ता है। लेकिन केंद्र सरकार को हक है, वो राज्य सरकार को हक है कि वो 14% टैक्स बढ़ाए, और केंद्र सरकार उसका साथ देती है इस मामले में। यानी सारी सरकारें मिलकर जितना चाहो वसूलो, सब कबूल है, जनता पे छुरी चलाओ। मुझसे आप पूछोगे तो जीएसटी ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? जब हिंदुस्तान में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारी तालियां बजी थी। एक पूरा बजट था सैकड़ों करोड़ रुपए का, जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया सेल वाले, बहुत सारे पार्टी कार्यकर्ता, बहुत सारे समर्थक, गोदी मीडिया, चंपू समाज, इन सब लोगों ने जम के तालियां पीटी थी। जीएसटी आ गया और ये कहा था जीएसटी आने के बाद, निकाल के पढ़ लीजिए अखबार, गूगल कर लीजिए, कि जीएसटी आने के बाद में टैक्स की दरें कम हो जाएंगी, क्योंकि टैक्स का दायरा बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, अब तो उनको टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो सरकार के पास जब ज़्यादा टैक्स आने लगेगा तो टैक्स की दरें कम होती जाएंगी। यही आश्वासन जेटली साहब के टाइम पे दिया गया था, और ये आश्वासन उसके बाद 2-3 साल तक दिया गया। फिर हमको ये समझाया गया कि ठीक है, भी नया नया जीएसटी आया है, सेटल होने दो, उसके बाद तो टैक्स की दरें निश्चित तौर पे कम होंगी। लेकिन जीएसटी में टैक्स की दरें कम हुई नहीं हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरकार के पेट में कितना बड़ा पेट है कि आप कल्पना कीजिए कि सारे टैक्स उसके अंदर हजम हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कौन सा अखबार खरीदते हैं, कौन सा शौचालय बनाते हैं, कौन सा विमान खरीदते हैं, कौन सी कार खरीदते हैं, वो कौन सी योजनाओं में पैसा लगाते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। और ये बात पक्की मान के चलिए कि 1 जुलाई के बाद में ये कहीं ना कहीं से चुटिया जनता की ही पकड़ेंगे। और मैं ये कहूँगा, जो मैंने कल कहा था, कि अगर आप टैक्सेशन बढ़ाते हो और उसके ज़रिए दाम बढ़ाते हो तो हिंदुस्तान की जो आर्थिक ग्रोथ है उसका आप सत्यानाश कर दोगे। सरकार को जो टैक्स लेने का अधिकार है वो केवल वेलफेयर स्टेट्स के लिए है, गरीबों के लिए, नरेगा के लिए, मनरेगा के लिए, उन कामों के लिए तो सरकार का टैक्स लेना शोभा देता है। महंगी लग्जरी चीज़ों पे, उसमें तो पेट्रोल पे भी टैक्स लगाते थे, तो मुझे लगता था कोई बात नहीं, गरीब आदमी के पास जाना चाहिए। लेकिन सरकार उस टैक्स का इस्तेमाल लग्जरी अपने खर्चों के लिए करने लगती है। दिल्ली में कई सड़कें ऐसी हैं जिसमें बीच की रेलिंग बार बार बदलती है। पहले वो लोहे की होती थी, हरे रंग वाली, फिर वो नए डिज़ाइन की आ गई, फिर स्टेनलेस स्टील की लग गई। स्टेनलेस स्टील की सड़क के बीच में रेलिंग लगी हुई है। ये अय्याशी नहीं है तो और क्या है? आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। देखिए, अब सब्सक्राइब करने के लिए बोलना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस चैनल से लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन जागृति अभियान में शामिल करें। इतने समय में आपको ये पक्का लग गया होगा कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी सोच है, इस चैनल की समझ है, वो ये है कि सबसे ऊपर जनता है, सबसे ऊपर देश के लोग हैं, उसके बाद में कोई आता है। और जनहित अगर जनता का सरकार करे तो सरकार भी हमारे लिए प्रिय है, और अगर सरकार गड़बड़ करेगी तो जनता को बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी फ़िलॉसफी है, और इस फ़िलॉसफी को, जन समर्थक फ़िलॉसफी को, कोई इसको जनवाद कह दे या कुछ भी कह दे, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपने मित्रों को प्रेरित कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको वीडियो भेजें ताकि देख के वो ये तय कर सकें कि उन्हें ये वीडियो देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।